अब तक जो गियर 5 दिखाया गया वो तो कुछ भी नहीं, मेन स्टोरी तो अब सामने आएगी। एंड क्या एक मेन कैरेक्टर की डेथ के साथ वन पीस की दुनिया पूरी तरह से बदल कर रह जाएगी? ट्विस्ट तो बहुत सारे इस चैप्टर में, एंड हाँ, इसे कवर करने में मजा बहुत आएगा क्योंकि लुफी सीधा एक गोरो से एंड एडमिरल से 1v2 फाइट लेने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। एंड यस, स्पॉयलर्स आए। स्टार्टिंग विद फ्रंट पेज तो हमें इस चैप्टर का टाइटल देखने मिलता है जो कि है अटेंशन वर्ल्ड, एंड ये बेस्ड है चैप्टर के लास्ट में हुए एक बहुत बड़ी इवेंट पर, जो कि यहाँ से वन पीस को एक नई ही डायरेक्शन में ले जा सकता है। एंड ये आगे समझ में आएगा कि यहाँ क्या बात हो रही है। नेक्स्ट पेज पर ओदा सर का एक बहुत बढ़िया वाला कलर स्प्रेड है जिसमें सारी वन पीस की लेडीज हैं, वो भी ऑल रेड्स में, रेजू को छोड़कर। पर वो टंग नेवर माइंड, आई गेस वॉलपेपर के लिए एक नया फोटो तो मिल गया मुझे। बाकी ये इन्हीं गर्ल्स के नोवेल हीरोइन के प्रमोशन के लिए, जिनमें हमें इन्हीं की कुछ छोटी छोटी स्टोरीज देखने मिलती है। तो ऑल दैट थिंग असाइड, चैप्टर में आते ही हमारे सामने आता है कैरिबू, जो कि कैटरीना देवन एंड वैन ऑगर को उसे टीच के पास ले जाने को कह रहा है, क्योंकि जैसे बार्थोलोमियो लुफी का वैन है वैसे ही कैरिबू टीच का। एंड मुझे तो शुरुआत से ही लग रहा था कि ये कैरेक्टर किसी भी तरह से लुफी की हेल्प तो नहीं कर सकता, बल्कि ये टीच के ग्रुप का ज्यादा फील हो रहा था अगर उसके पायरेट क्रू के कैरेक्टर मॉडल्स देखे जाए तो। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्ट्रॉ हैट्स के अलावा केवल कैरिबू को ही 3 एंशिएंट वेपन्स में से 2 की लोकेशंस पता है, एंड वो टीच को यही सब बताना चाहता है। जिस पर वैन ओगर का ये रिएक्शन देखकर मेरे मन में यही आ रहा है कि शायद ब्लैक बियर्ड को पहले से इन सब चीजों के बारे में पता है, जो कि पॉसिबली उसकी एबिलिटी हो सकती है, क्योंकि सीरीज में उसे कुछ चीजों के होने से पहले उनके बारे में पता था, जिस कारण शायद उसने कैटरीना एंड वैन ओगर को यहाँ भेजा। एंड इसी चीज को फॉलो करते हुए मुझे नहीं लगता कि कैरिबू उसके कुछ काम भी आ सकता है, बट अगर मैं रॉन्ग भी हूँ तो भी यहाँ से यही लग रहा है कि फिलहाल तो ये लोग कैरिबू को अपने साथ जरूर ले जाएंगे। और इसी के साथ ही ब्लैक बियर्ड पायरेट्स तो फुल फोर्स में ही दिख रहे हैं फिलहाल। फाइनली अब नेवी को उन्हीं का उड़ता हुआ तीर वापस आकर लगा है, क्योंकि अब सारे पैसिफिस्टास बोनी के कमांड में है, और ये सारे पैसिफिस्टास अपनी बबल शील्ड का यूज करके एक पूरे बस्टर कॉल को डिफेंड कर रहे हैं। और ऑफेंसिव तो ये लोग हैं ही, जिसमें सारे वाइस एडमिरल्स भी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कुछ इनके लिए काम ही नहीं कर रहा। एंड इसी में हमें 8 में से बाकी 4 वाइस एडमिरल्स के नाम भी पता चल जाते हैं, जिसमें ये डोरी टाइप के दिखने वाले का नाम है गिलिटन, स्मार्टी बॉय का नाम है हाउंड, इस फिशमैन टाइप के क्रीचर का नाम है अर्बन, द गाय विद चिन इज पोम्स्की, एंड ये मस्कुलर व्यक्ति है वाइस एडमिरल तोसा। और बाकियों के नाम तो पहले ही बता दिए गए थे। वैसे नेवी ने ढेर सारे वाइस एडमिरल्स भेजे हैं यहाँ, लेकिन इनमें से किसी ने भी वाइस एडमिरल की टाइटल की इज्जत ही नहीं रखी। आगे पता चलेगा कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ। तो डॉबरमैन ये हालत देखते हुए सभी एडमिरल्स को बोनी को कैप्चर करने को कहता है, क्योंकि उसे पकड़कर ही सिचुएशन इनके कंट्रोल में आ सकती है। लेकिन जितना बोनी को पिछले कुछ चैप्टर्स में स्ट्रॉ हैट्स के करीब होते हुए दिखाया है, तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉ हैट्स मोर लाइक लुफी उसे कुछ होने भी देगा। प्लस कुमा एंड फ्रैंकी तो उसके साथ ही है, लेकिन डॉबरमैन के इस कमांड के पहले ही वाइस एडमिरल तोसा बोनी एंड फ्रैंकी के पीछे भाग रहा होता है, एंड उसके पास पहुंचते ही वो उन पर अपना नेम्ड अटैक तोसा क्रंच लॉन्च कर देता है, जो कि एक टाइप का ग्रैबिंग अटैक है। एंड ये फिंगर गन का एक पावर्ड अप वर्जन है, वही अटैक जो लुच्ची यूज करता है। पर भाई तोसा जी गाब जैसे तो है नहीं, जिस गाय ब्रॉगी उसे एक बार में ही सुला देता है, और ये वाइस एडमिरल है। यार हाँ, जायंट्स के सामने तो कुछ किया भी नहीं जा सकता। जायंट्स को देखकर बोनी एंड एटलस डर जाते हैं, लेकिन डोरी एंड ब्रॉगी उन्हें बताते हैं कि वो लोग स्ट्रॉ हैट्स को यहाँ से बचाने के लिए आए हैं। एंड सिंस ये फ्रैंकी की इनसे पहली बार मुलाकात है, तो ये लोग फ्रैंकी को पहचान भी नहीं पाते, और वो इसलिए भी है क्योंकि बाउंटी पोस्टर्स के हिसाब से फ्रैंकी कुछ ऐसा दिखता है। खैर इन्हें वेगापंक के बारे में पता होता है, जो कि इन्हें किसी स्कॉलर ने बताया था। तो क्या ये हो सकता है कि ओहारा से रॉबिन के अलावा कोई और भी बच गया था? इस पर अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। डोरी एंड ब्रॉगी फिर अपने वॉरियर्स को फ्रैंकी एंड ग्रुप को सेफली यहाँ से निकालने को कहकर खुद मेन फाइट की ओर निकल जाते हैं। एंड होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सिनारियो उसी डायरेक्शन में जा रहा है जहां इनमें से कोई एक को सैटर्न या किजारू को होल्ड करना पड़ेगा, जिससे स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से निकल पाए। एंड प्रोबेबली उस दौरान उनमें से एक मारा भी जा सकता है, क्योंकि भले ही लुफी कितना ही पावरफुल हो, सैटर्न के पास कुछ ना कुछ हिडन एबिलिटी तो जरूर होगी। और रही बात ऊपर से वो एक गोरो से है, तो पावर बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये चीज होना जरूरी है। बाकी फिर ब्लू ग्रास एक सी बीस्ट को सर्व कर रही होती है, एंड उसके साथ में होती है डॉल, एक वाइस एडमिरल, जिसे ब्लू ग्रास के जायंट से फाइट करने पर उसने बताया कि 20 साल पहले वो साउल के अंडर काम कर चुकी है। यस, जैगुआर डी साउल। एंड मुझे अच्छा लगा कि साउल का ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं से तो कनेक्ट किया गया। बाकी जब इसने 20 साल पहले बोला, तब सवाल उठा कि डॉल की उम्र कितनी होगी, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा अपने अर्ली 30s में ही हो सकती है। बट आई डोंट थिंक कि मेरे अलावा किसी और को भी फर्क पड़ता है, राइट। नेक्स्ट हम वापस से मेन फाइट सीन पर आ जाते हैं, जहां वेगापंक सांजी एंड लुफी को उसे छोड़कर जाने को कहता है, क्योंकि उसके इतने बड़े दिमाग एंड मेडिकल नॉलेज से उसे पता था कि अगर वो जरा भी ज्यादा हिला तो उसकी इंटरनल ब्लीडिंग से मौत हो जाएगी। अब हालात ही बदल चुके हैं, एंड उसके शरीर पर 2 एक्स्ट्रा छेद भी हो चुके हैं। तो जहां वो पहले ये आइलैंड छोड़कर जाना चाहता था, अब वही वो यहाँ रहकर किसी इंपॉर्टेंट चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और हाँ, इसी के साथ वेगापंक के आगे चल के लुफी को उसके फ्रूट के ट्रू नेचर के बारे में बताने वाली थ्योरी भी लगभग खत्म होती ही नजर आ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि उसने जितना बोनी एंड कुमा के लिए किया है, इसके अलावा उसने पीछे से जो भी वर्ल्ड की मदद करनी चाहिए वो अप्रिशिएबल है। बाकी जाते जाते वो बोनी को लुफी की केयर में
छोड़ना चाहता है क्योंकि वो पैसिफिक स्टार्स के कमांड बोनी के पास होने वाली बात बोनी के थोड़े बड़े होने के बाद बताना चाहता था। पर अब जब सबको ये चीज पता चल गई है तो इससे बोनी इन सब में सबसे बड़ी टारगेट बन चुकी है। एंड इस स्टेटमेंट से वेगापंक के कैरेक्टर को और डेप्थ मिलती है कि कैसे इतना बड़ा जीनियस होने के बाद भी वो बोनी की इतनी केयर कर रहा है। एंड हाँ, बोनी का 11 स्ट्रॉ हैट मेंबर बनना लगभग कंफर्म ही लग रहा है, पर इसके पहले उनका यहाँ से बचकर निकलना जरूरी है क्योंकि सैटर्न की शक्ल देखकर लग तो नहीं रहा कि ये आसान होगा क्योंकि उसमें अब एक भी ह्यूमन एस्पेक्ट नहीं बचा हुआ है। एंड वो और भी ज्यादा ग्रिम एंड मॉन्स्टर टाइप का दिखने लगा और होगा भी क्यों नहीं क्योंकि इतनी पिटाई जो हुई है। आई गेस ये सैटर्न का एक और फॉर्म है जिसमें वो अपने बीस्ट फॉर्म के और ज्यादा क्लोज होता जाएगा। जैसे काइडो का भी एक हाइब्रिड फॉर्म था और एक ड्रैगन वाला, क्योंकि इस वाले फॉर्म में वो और भी बड़ा लग रहा है एंड उसकी पीठ की फ्लेम भी और ज्यादा तेज जलने लगी है। और अगर नोटिस किया जाए तो उसके लिम्स भी और लंबे और स्ट्रेची टाइप के हो गए, प्लस उसकी पूरी बॉडी पॉइजन से कोटेड है। एंड ये देखने में काफी ऑसम लग रहा है क्योंकि जब मैंने गोरो से नाम सुना था तो मैंने कुछ ऐसे ही उम्मीद लगाई थी। सैटर्न इस नए फॉर्म से लूफी की टीम पर एक तेज अटैक करता है जिससे लूफी अपने गियर 5 की कॉमिकल वे में आसानी से डॉज कर लेता है, यही दिखाने के लिए कि वो अभी भी इस फाइट को ड्राइव कर रहा है। और वो सांजी को वेगापंक को यहाँ से ले जाने को कहता है, जिस पर वेगापंक उसे ले जाने से मना करता है, लेकिन सांजी भी तो एक स्ट्रॉ हैट है तो वो कहता है कि जो होगा बाद में देखा जाएगा। पर पिछले चैप्टर में किजारू की बीम को पैर से रोकने के बदले में इस बार किजारू उसे एक किक में ही गिरा देता है और इन सब के बीच में आ जाता है बेचारा वेगापंक, जिसके शरीर में पहले ही सैटर्न ने 2 एक्स्ट्रा छेद बना दिए थे और अब किजारू ने भी उसमें 2 और जोड़ दिए। सांजी वेगापंक को इसके लिए सॉरी बोलता है, लेकिन अफसोस सांजी वेगापंक इस सॉरी से अपने छेद तो नहीं भर पाएगा। इसका गलत मीनिंग मत लेना क्योंकि अभी जो कुछ है ये उसी के कॉन्टेक्स्ट में बोला है। ये सब अपनी आंखों के सामने होता देख के आखिरकार लूफी अपने गियर 5 के जायंट फॉर्म में आ जाता है और अब मैटर सीरियस होता हुआ दिख रहा है क्योंकि लूफी गियर 5 में भी गुस्सा है। ऐसा नहीं है कि वो गियर 5 में पहले कभी गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उस टाइम वो इतना सीरियस नहीं लगता था जितना अभी लग रहा है। एंड भाई साहब, इसके नेक्स्ट पेज के डबल स्प्रेड का जो शॉट है ना, उसमें तो लूफी अलग ही लेवल पर है। मतलब लिटरली उसने एक हाथ से किजारू को पकड़ रखा है और एक हाथ से सैटर्न को, जबकि सैटर्न तो पॉइजन से भी कोटेड है, वहीं पर किजारू के तो मुंह से खून निकलने लगा। एंड यही है गियर 5 की ट्रू पावर, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी ने एक एडमिरल और एक गोरोसे को ऐसे दबोच कर रखा होगा। इस पर लूफी नेक्स्ट पैनल में अपनी गियर 5 की थोड़ी सी स्कैरी सी स्माइल के साथ उन्हें कहता है कि तुम लोग कहीं नहीं जा रहे। ये तो पूरी कहानी उल्टी पड़ गई, कभी आप लूफी के पीछे और कभी लूफी आपके पीछे। टू मच फन। इस पर किजारू के मुंह से तो हवा तक नहीं निकल पा रही क्योंकि उसके साथ लूफी इस आर्क में बस खेल ही रहा है। पहले वहां पकड़ लिया था और अब यहाँ, और लगता नहीं कि सैटर्न भी इस सिचुएशन पर कुछ टिप्पणी करेगा क्योंकि लूफी बोलने ही नहीं देगा उसे। सांजी वेगापंक को लेकर यहाँ से भाग ही रहा होता है कि वेगापंक शायद लूफी के इस फॉर्म को देखकर स्माइल करने लगता है, एज लूफी का नाम ही जॉय बॉय है। सांजी उसे बोलता है कि वेगापंक आगे खोलो, तुम ऐसे मर नहीं सकते एंड तुम हंस क्यों रहे हो। लेकिन ये बीप बीप का साउंड एंड नेक्स्ट सीन में ये ईसीजी का गाचा वाले साउंड के साथ फ्लैट हो जाना यही दिखा रहा है कि शायद वेगापंक अब नहीं रहा। और उसके मरने के साथ ही उसका एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट होने लगता है जिसमें वो कहता है कि मैं हूँ डॉक्टर वेगापंक, दुनिया का ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट हम्बल साइंटिफिक जीनियस, और आज मैं तुम सबको दुनिया की सच्चाई के बारे में बताना चाहता हूँ। वहाँ कहानी अब स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एंड बोनी से ऊपर उठ चुकी है और इस पूरी लड़ाई में जीत हुई है वेगापंक की, क्योंकि ये पूरी लड़ाई थी दिमाग की और ऑफ कोर्स वेगापंक था ही एक जीनियस। और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट के सामने एक और भी बड़ा चैलेंज आ चुका है जिसमें वो जिस चीज को दुनिया से छुपा रहे थे वो सच सबके सामने आने वाला है। एंड इसी के साथ इस चैप्टर का अंत होता है एंड व्हाट एन एपिक चैप्टर इट वाज। तो यहाँ से चीजें और भी एक्सेलरेट होने वाली है क्योंकि यही तो फाइनल सागा है और ये मजा यही खत्म नहीं होगा क्योंकि इस वीक कोई ब्रेक भी नहीं है। एंड इसके अलावा एक SBS भी होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे के चैप्टर्स एंड नई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करने के लिए। बाकी थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी एंड अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर देना एंड विद ऑल दैट बीइंग सेड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।